हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 31 दिसंबर 2021 का, और इसके कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका कंटेंट वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मेरा सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी, टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि आपको सामाजिक विज्ञान ज्ञान प्राप्ति के लिए आगमनात्मक उपागम का अनुसरण करना है तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको सही ऑप्शंस का चुनाव करना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न उदाहरणों के बीच समानताएं खोजना और सामान्य सिद्धांतों पर पहुंचना। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। अगर हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करें तो आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पढ़ा होगा, और वही है ये इंडक्टिव अप्रोच या फिर हम कहें डिडक्टिव अप्रोच। तो 2 तरह की अप्रोच होती हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे कि हम बात करें इंडक्टिव अप्रोच की, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताते हैं और उसके थ्रू फिर हम जनरलाइजेशन करते हैं। उदाहरणों के बीच समानताएं ढूंढ करके फिर हम सामान्य सिद्धांतों पर पहुंचते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम किसी को अगर नाउन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो नाउन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे, एग्जाम्पल देख करके, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि हम कहें कि रमेश या फिर सीता, गीता या फिर टेबल, तो ये हमने क्या लिए, ये नाम लिए अलग अलग। तो अब हमने ये अलग अलग नाम लिए, अब हम इसके बारे में क्या बताएंगे कि ये जो नाम होते हैं किसी भी चीज़ का, वो चाहे वस्तु हो चाहे कोई वो पर्सन हो, नाम जो होते हैं वो क्या है, ये संज्ञा है। तो हमने क्या किया, पहले हमने उदाहरणों के थ्रू समझाया, यानी स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ बढ़े। उदाहरणों के द्वारा फिर हम एक तरह से डेफिनेशन की ओर गए, या फिर हमने जनरलाइजेशन कर दिया कि जो नाम होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। वहीं अगर आप डिडक्टिव अप्रोच की बात करें तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले नियम बताएंगे या फिर हम डेफिनेशन पहले बताएंगे और फिर उसके उदाहरण देंगे। लेकिन इंडक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं और एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताते हैं, और फिर उन स्पेसिफिक चीज़ों से क्या करते हैं, हम एक जनरलाइजेशन करते हैं कि सभी ये चीज़ें ये रही होंगी, यानी कि जो नाम है उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जो किसी भी पर्सन का या फिर किसी जीव का या फिर किसी वस्तु का नाम होगा उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच में अंतर आपको आना चाहिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिखेंगी, दोनों में से आपको सही और गलत पहचानना है। सही और गलत की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। तो ए जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को लंबे समय से विचारधाराओं या मूल्य प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में देखा जाता रहा है। तो ये एक तरह से क्या करता है, वैल्यू जो है एक तरह से डेवलप करता है किसी पर्सन के अंदर, वैल्यूज़ डेवलप करने के एक तरह से साधन के रूप में इसको देखा जाता रहा है। तो बात बिल्कुल सही है। और बी में दिया है कि यह फोकस सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो जो पैडागोजी है, एक तरह से पैडागोजी होती है किसी सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ाते हैं, तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो बी है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्रोत विश्लेषण। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर सोर्सेज की बात होती है। अब देखो, सोर्स एनालिसिस क्या होता है कि ये जो सोर्स है इसके बारे में हम ये जानते हैं कि जो सोर्स है वो अपने प्रेजेंट जो उसका रूप है उसमें वो क्यों मौजूद है। जैसे हम पांडुलिपियों की बात करें तो पांडुलिपियों के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कि पांडुलिपि जो है अभी तक कैसे मौजूद है, क्या कारण रहा उसका, और जो नष्ट हो गई है वो क्यों नष्ट हो गई है। तो एक तरह से वो क्या है, एक तरह से हम क्या करते हैं, सोर्स एनालिसिस करते हैं, तो स्रोत का विश्लेषण करते हैं इस तरह से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आमतौर पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हैं। मतलब जो हम सेकेंडरी सोर्सेस का यूज़ करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, उसका हमारा
पर्पस क्या होता है सेकेंडरी सोर्स यूज़ करने का। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बी और डी यहाँ पर सही होगा। विषय पर पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, बी हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसी जानकारी इकट्ठा करना जिसे आप सीधे एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखो कुछ जानकारी ऐसी है, जैसे कि मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में कुछ ऐसी घटनाएं रही होंगी, जैसे कि कुछ मुगल पीरियड की घटनाएं रही होंगी, जो कुछ लोगों ने जो वहाँ पर अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे, उन्होंने ही वो अपनी आंखों से देखी होगी। तो उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने किताब जो लिखी उसके थ्रू हम उसको जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स हो गया। उस टाइम पर किसी ने बुक लिखी होगी तो वो क्या हुआ, प्राइमरी सोर्स। लेकिन जब वो हमें मिली है तो हमारे लिए क्या है, वो सेकेंडरी सोर्स हो गई है, जब वो जानकारी किसी और को मिली। तो अब क्योंकि जो जानकारी हम इकट्ठा नहीं कर सकते उसके लिए हम सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं। कुछ जानकारी ऐसी होती है जो हमें खुद से नहीं मिलती है। अब तो सेकेंडरी सोर्सेज का हम जब यूज़ करते हैं जब कोई जानकारी हम डायरेक्टली नहीं पा सकते, कोई घटना वो जो हमसे पहले हुई होंगी, हिस्ट्री में कुछ घटनाएं ऐसी हुई होंगी जिनको हमने खुद से नहीं देखा, तो वो क्या है, हम किसी सोर्स से उसका पता लगाते हैं, किसी सोर्स से हमें उसकी जानकारी मिलती है, तो हमारे लिए क्या हुआ, वो सेकेंडरी सोर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से डैश को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। मतलब किस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, क्या चीज़ करने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, स्कूल में सीखने को सामाजिक वास्तविकताओं से जोड़ना। कनेक्ट लर्निंग एट स्कूल विद सोशल रियलिटीज़। देखो जो हम स्कूल में लर्निंग कर रहे हैं, बच्चे जो लर्निंग कर रहे हैं या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं, उसको हम रियल लाइफ से भी जोड़ें, सोशल रियलिटीज़ से भी जोड़ें। ऐसा ना करें कि किताब से ही रट्टा लगवाएं। जब तक वो प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे, रियलिटीज़ को नहीं देखेंगे, तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो प्रोजेक्ट वर्क इसीलिए दिया जाता है कि प्रोजेक्ट पर जब वो काम करें तो वो एक तरह से जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनसे जुड़ पाएँ। जो लर्निंग है स्कूल की वो उनकी सोशल रियलिटीज़ से जुड़ पाए, ऐसा ना हो सिर्फ उनको किताबी ज्ञान ही मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इसके बारे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें पैडागोजी में। अगर ये सीरीज़ आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे। तो असेसमेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। असेसमेंट या फिर एवेलुएशन वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा 1, A एंड B। देखो मैंने आपको क्लियरली ये बताया था, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये हमारे लर्निंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग लर्निंग होता है ये। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फॉर्मेटिव और सबमेटिव में आपको कन्फ्यूजन होता होगा। तो सबमेटिव में सम आ रहा है और सम हम कब करते हैं, लास्ट में करते हैं। तो सम मतलब सबमेटिव, और सबमेटिव होगा बिल्कुल लास्ट में, यानी कि लर्निंग के लास्ट में होगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा वो जो सबमेटिव असेसमेंट होगा। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा ये लर्निंग के बीच में रहता है, ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड होता है ये। क्या करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं लर्निंग की, और रिमेडियल के लिए मतलब रेमेडी के लिए मतलब उपचार के लिए। एक तो होता है ये डायग्नोस यानी कि पता लगाना कि प्रॉब्लम क्या है लर्निंग में, और फिर उसका समाधान निकालना यानी उपचार करना। तो एक तो ये हो जाएगा A, और B क्या है कि फीडबैक के बाद काम में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। देखो फीडबैक क्या होता है, जो पता चल जाता है कि हमारी कहाँ पर गलती है कहाँ पर नहीं है लर्निंग में, और उसके बाद क्या होता है फिर सुधार का क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। तो मतलब ये ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसको आप एक तरह से यूटी टेस्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे यूटी टेस्ट होते हैं ना स्कूल्स में, यूटी टेस्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वीकली या फिर मंथली टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट भी होते, हाफ ईयरली में एग्जाम्स होते हैं, वो भी हमारे इसी कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो सबमेटिव असेसमेंट होता है वो एनुअली होंगे, जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं सबमेटिव असेसमेंट। ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग लर्निंग होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रिया के संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी के सही क्रम को दर्शाती है। अब देखो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप सीक्वेंस से क्लासेस देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। मैंने आपको ये दोनों टैक्सोनॉमी बता दी थी जो 1956 में आई थी, और जो इसकी आई थी रिवाइज भी मैंने आपको बताई थी। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आई थी 2001 में आई थी, और उसका जो सीक्वेंस था वो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। सबसे पहले आता है रिमेंबर, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग,
फिर आता है अप्लाई, एनालाइज, एवेलुएट और क्रिएट। यहाँ पर देखो इससे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो जो इसकी पहली जो टैक्सोनॉमी थी ये थी 1956 में, और 1956 में जो थी ये एक तरह से नाउन के फॉर्म में थी, ये नाउन के फॉर्म में थी। फिर इसके बाद ये आई वर्ब की फॉर्म में जब ये रिवाइज हुई 2001 में। लेकिन इसका मतलब कुछ मिलता जुलता ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें क्या कर दिया, ये नाउन की फॉर्म में है तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म में है। और जो ये आपका जो सीक्वेंस था ये शफल कर दिया है, यानी कि जो इवैल्यूएशन था वो पहले बिल्कुल लास्ट में दिया था और इसमें दे दिया है सेकंड लास्ट दे दिया है, और ये सिंथेसिस चला गया हमारा इसके बाद। और सिंथेसिस को एक तरह से दूसरा नाम दे दिया क्या, क्रिएट करना यानी कि कोई चीज़ बनाना, जैसे कि आप अपनी कोई किताब लिखें, वो क्या किया आपने क्रिएशन किया, तो क्रिएट किया कुछ। तो ये रिवाइज जो हुई 2001 में हुई। इसमें देखो ज़्यादा कुछ इतना कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस बेसिक चीज़ इसमें जान लो आप। कॉग्निटिव डोमेन्स में ये होते हैं 6 लेवल्स, और 1956 के हिसाब से इस तरह से है नाउन के फॉर्म में, और 2001 के हिसाब से जो रिवाइज टैक्सोनॉमी आई थी उसके हिसाब से इस तरह से आप चलेंगे। ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप ऑप्शन में मैच भी कर सकते हैं, 2001 से बिल्कुल मैच कर रहे हैं सभी ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन घटनाओं पर छात्रों की जागरूकता और दृष्टिकोण जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ट सुटेड फॉर नोइंग द अवेयरनेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कंटेम्प्रेरी इवेंट्स? देखो समकालीन घटनाएं यानी कि जो हमारी साथ साथ जो घटनाएं चल रही हैं, एक तरह से हम इसको करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। तो इसको एक तरह से इस पर जागरूकता के लिए जो टेक्निक सूट करेगी वो करेगी डिबेट। देखो डिबेट के थ्रू हम ये जान सकते हैं किसको कितनी नॉलेज है इसकी, जो हमारी करंट अफेयर्स हैं, समकालीन घटनाएं हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 डिबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन शिक्षकों को उनके पाठों के बारे में निम्नलिखित जानने का अवसर प्रदान करता है? इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू नो द फॉलोइंग अबाउट देयर लेसन्स। यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है कुछ करेक्शन है। अब ये इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो कुछ हमें उस तरह के दिए हैं जैसे हम स्टूडेंट्स के बारे में अगर पूछें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, ए, सी और डी, ए, सी और डी। तो ऑप्शन से ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से लेसन्स के बदले स्टूडेंट्स आना चाहिए, छात्र आना चाहिए, तो कि वे क्या सीखते हैं और उनके हित क्या हैं और उन्होंने क्या नहीं सीखा। ये सभी चीज़ों के अवसर प्रदान करता है क्या, इवैल्यूएशन। क्योंकि हम इवैल्यूएशन करते हैं किसका, स्टूडेंट्स का ही तो करते हैं, और स्टूडेंट्स का कि उन्होंने कितना सीखा है, मतलब क्या सीखते हैं वो, उनके हित क्या हैं, या फिर उन्होंने क्या नहीं सीखा है। इस तरह से इवैल्यूएशन हम करते हैं जब उनको उनकी लर्निंग हो जाती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, और यहाँ पर मेरे हिसाब से करेक्शन भी होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका ने एक आकलन रणनीति की योजना बनाई है जो उसे सीखने की प्रक्रिया में छात्रों के समस्या क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगी। शिक्षक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कर रहा है? A teacher has planned an assessment strategy that will help her to identify the problem areas of students in the learning process. The teacher is using which of the following methods of evaluation? तो evaluation का कौन सा मेथड टीचर जो है वो यूज़ कर रहा है? अगर वो क्या कर रहा है कि समस्या क्षेत्रों की पहचान करने में वो असेसमेंट मदद करेगा, यानी कि क्या, डायग्नोज करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी ओनली। तो देखो अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर कर पाएंगे। सम्मेटिव असेसमेंट का मैंने क्या बोला था कि लास्ट में होता है, ये डायग्नोज के लिए नहीं होता है। डायग्नोज का मतलब जान लो पहले आप। डायग्नोज का मतलब जैसे हम किसी बीमारी का पता लगाते हैं ना, आपने देखा भी होगा डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, टेस्ट किए जाते हैं अलग अलग तरह के, तो उससे क्या करते हैं, बीमारी को डायग्नोज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये डायग्नोज वर्ड का यूज़ हुआ है। डायग्नोस मतलब बीमारी का पता लगाना। अब वो बीमारी लर्निंग वाली भी हो सकती है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, वो डायग्नोस करना क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो फर्स्ट भी है इसमें और थर्ड भी है। थर्ड मैंने बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह से लर्निंग पीरियड के दौरान होता है, और इससे हमें पता भी चलता है कि प्रॉब्लम क्या है लर्निंग में, और प्रॉब्लम क्या है उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन भी निकालते हैं, यानी कि उसकी रिमेडी निकालते हैं, उपचार करते हैं उसका, ये क्या प्रॉब्लम है और कैसे दूर की जा सकती है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर होगा।
प्लेसमेंट मैंने बताया था कि जैसे कि किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्लेसमेंट असेसमेंट होता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।